हेलो एवरीवन, मैं अनिरुद्ध शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एमपी न्यूज़ पर मार्केट अपडेट्स के साथ साथ। मार्केट अपडेट तो बहुत दिनों से कंटिन्यू में बता ही रहा हूँ। आज हम लेते हैं हमारे रिसर्च पैनलिस्ट से एक मुलाकात और उनसे जानते हैं कि आगामी बजट को लेकर के उनका क्या व्यू है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर संतोष मीना के पास और उनसे पूछते हैं कि आगामी इस बजट पे सर का क्या व्यू है। हेलो अनिरुद्ध, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। कोरोना वायरस वंस इन ए सेंचुरी इवेंट है मार्केट दुनिया के लिए, लेकिन ये वंस इन ए सेंचुरी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए जिसमें ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ये जो बजट है आने वाला है वंस इन ए सेंचुरी होगा, तो उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखना होगा वो कितना डिलीवर कर पाती है। हम सब जानते हैं कि चाइना दुनिया का एक ग्रोथ इंजन है और पूरी दुनिया चाइना पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन कोरोना वायरस एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है और अब दुनिया चाइना प्लस के बारे में सोच रही है। मीन्स चाइना के अलावा दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रही है मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, और एक इंडिया लीडिंग पोजीशन ले सकता है। लेकिन ये चीज़ किस बात पर डिपेंड करती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी पर, गवर्नमेंट के एटीट्यूड पर। गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेज करती है, इस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की बात करके पॉजिटिव एटीट्यूड और इंटेंशन तो शो कर रही है, लेकिन क्या स्टेप्स लेती है और क्या एक्शन लेती है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम बात करें अगर मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की, तो इसके लिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट को फोकस करना होगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होगा तो जो लोकल कंपनियां हैं उनको भी ग्रो करने में मदद मिलेगी, और जो ग्लोबल कंपनीज है जो चाइना के अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रही है उनको भी इंडिया एक प्रिफर्ड बेट लगेगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हम वियतनाम का एग्जांपल ले सकते हैं। वियतनाम इंडिया से काफ़ी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी उसने मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। उसने चाइना का एक बहुत बड़ा पाई लिया है। जहाँ इंडिया को ग्रो करना चाहिए था वहाँ इंडिया वियतनाम जैसी कंट्री ग्रो कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और अफसर को थोड़ा सा वो अफसर जो काम नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट अटकना नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट को इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां फाइनेंसिंग की दिक्कत आती है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में गवर्नमेंट DFI मीन्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर सकती है, उस पर चर्चा कर सकती है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इजीली फाइनेंस हो सके। अगर ऐसा होता है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ होती है तो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे कई सारे सेक्टर जुड़े हुए हैं, जैसे स्टील, सीमेंट एंड आपका कई पावर, ऐसे कई सेक्टर जुड़े हुए हैं। तो इससे कई सारे जॉब क्रिएट होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर है रियल इस्टेट सेक्टर, जिस पे भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अलावा रियल इस्टेट सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है। ये 7% हमारी GDP में कंट्रीब्यूट करता है और 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट सेक्टर पे फोकस करेगी गवर्नमेंट तो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। गवर्नमेंट बात कर रही है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। गवर्नमेंट बात तो कर रही है, लेकिन क्या स्टेप्स ले रही है वो देखना ज़रूरी होगा। कोरोना वायरस के बाद रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो अच्छा उछाल देखने को मिला है। देखना ये होगा कि ये जस्ट पेंट अप डिमांड है बिकॉज ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी कट और लो इंटरेस्ट रेट, या ये ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहे। वहीं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को भी इस सेक्टर पे ध्यान देना होगा। वहीं हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को फर्स्ट होम बायर को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो होम लोन में इंटरेस्ट और इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल के अमाउंट पे जो डिडक्शन दी जाती है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो दो सेक्टर है इन पे गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब क्रिएट होगी। अल्टीमेटली अगर जॉब क्रिएट होती है तो इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ता है। अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये दो सेक्टर है। इसके अलावा मैं कुछ और दो सेक्टर पे भी बात करना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा ऐसे कौन से दो और सेक्टर है जिनके बारे में आप बता सकते हैं कि आगे चल के वहाँ भी एक नया बूस्टअप देने वाली है गवर्नमेंट हमें।
जब मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की बात हो रही है तो एक टेक्सटाइल सेक्टर है, इस इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था ये सेक्टर। लेकिन पिछले 6 महीनों में मैंने ये देखा है कि ये सेक्टर में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी वियतनाम की बात की, अब यहाँ पे एक और बांग्लादेश की भी मैं बात करूँगा। बांग्लादेश और वियतनाम से हमको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है इस सेक्टर में। तो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बिकॉज 70 to 75% वीमेन एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से आता है। तो अगर वीमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो इस सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा मैं डिफेंस सेक्टर की भी बात करूंगा। हमेशा डिफेंस सेक्टर पे गवर्नमेंट का बजट में फोकस होता ही है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ हमारा ऑलरेडी टेंशन चल रहा है, अब चाइना के साथ नया टेंशन शुरू हो गया है, तो ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा। तो इस बार बड़े निवेश की उम्मीद तो है, हर बार निवेश आता है, लेकिन उसका मेजर पोर्शन सैलरी पे करने में चले जाता है। मीन्स एक प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो पाता उस इन्वेस्टमेंट का। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे, और हो सकता है हम एक्सपोर्ट भी करें और हमारी डिफेंस कंपनियों को और बढ़ावा मिले। तो ये कुछ सेक्टर्स है जिन पे मेरा फोकस रहेगा। तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है, अब देखना होगा कि वित्त मंत्री इन उम्मीदों को फुलफिल कर पाती है या नहीं। देखिए, संतोष सर ने अपना व्यू बताया है कि किस तरीके से टेक्सटाइल और डिफेंस के साथ साथ रियल एस्टेट और इंफ्रा पे अपनी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को हम फुलफिल कर सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं, मिलते हैं मिस्टर प्रवेश गौड़ से, जो यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट हैं। प्रवेश जी, आपका क्या व्यू है इस बजट से और आप किन 2 सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं? अनिरुद्ध, हाय। मैं पहले 2 लाइनों से स्टार्ट करना चाहूँगा। चलती का नाम गाड़ी, जीवन चलता रहना चाहिए, इकोनॉमी का पहिया घूमता रहना चाहिए। इसी को लेते हुए आज मैं 2 सेक्टर को कवर करने जा रहा हूँ। पहला है बैंकिंग सेक्टर और दूसरा है ऑटो सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में जो मुझे पहली उम्मीद है, जो अनाउंसमेंट होना चाहिए, वो है कि जो 12 पीएसयू बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज या मर्जर करके 4 पीएसयू में लाना। दूसरा जो बैंकिंग सेक्टर से प्रस्ताव आ सकता है वो है बैड बैंक का, जिसमें कि जो हमारी 12 पीएसयू बैंक्स हैं उसके जो भी एनपीए हैं वो ये बैड बैंक ले लेगी, ताकि जो हमारी 12 पीएसयू हैं वो प्रॉपरली अपना एक्सपांशन कर सके। तीसरा जो प्रस्ताव है हो सकता है बैंकिंग से रिलेटेड, वो ये आ सकता है कि सरकार इसमें वित्तीय निवेश कर सकती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि 2020 में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए इन 12 पीएसयूज को दिए थे। इस बार बैंकिंग सेक्टर में ये उम्मीद है कि सरकार 2021 में लगभग 25,000 करोड़ का निवेश ला सकती है। जैसा मैंने शुरू में कहा, ये मेरा पहला बैंकिंग सेक्टर से था। दूसरा सेक्टर जो मेरा है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में सरकार हमने देखा कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते ऑटो सेक्टर ने 2020 में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया है। ऑटो सेक्टर को 2021 बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और हम देख रहे हैं कि सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। स्पेशली आपने देखा है टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और हमारा वर्ल्ड का जो नंबर 1 कंपनी है टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में अपनी व्हीकल लॉन्च करने में प्लानिंग स्टेज पे है। तो इसी के तहत मुझे लगता है जो ऑटो इंडस्ट्री में सबसे पहला अनाउंसमेंट हो सकता है वो हो सकता है स्क्रैप पॉलिसी का। स्क्रैप पॉलिसी में जो भी गाड़ियाँ 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाएगी, सरकार उसमें कुछ ग्रीन टैक्स नाम से लगाना का सोच रही है, जिसमें ये टैक्स 10 से 25% तक हो सकता है। दूसरा जो इसमें इस सेक्टर ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट आ सकता है वो है हमारा कि इजी टू फाइनेंस, जिसमें कि जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है उन्हें इजीली फाइनेंस दिया जा सके। तो ये 2 सेक्टर थे जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कुछ लाएगी।
तो चलिए अब आगे हम मिलते हैं जोनल बिजनेस हेड में अर्चना मट्टा, जो कि बाय प्रोफेशन एक सीए भी हैं। हेलो मैम। हेलो, हाय अनिरुद्ध। मैम, आगामी बजट से आपका क्या उम्मीद है, खास करके रेलवे सेक्टर के लिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे एक ऐसा सेक्टर रहा है जो कोविड के दौरान सबसे कम रेवेन्यू लेके आया है और उसकी रेवेन्यू पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो रेलवे सेक्टर को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। 1.7 लाख करोड़ के बजट एलोकेशन की उम्मीद है। सेफ्टी फंड्स जो हैं उसमें 50% से इंक्रीज़ हो सकता है, जो कि 20,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ तक आ सकता है। साथ ही स्पीड ट्रेन जो हैं, बुलेट ट्रेन्स जो हैं, उस पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। जैसे पहले भी तेजस जैसी ट्रेन्स आई हैं, और गवर्नमेंट साथ ही रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी काफ़ी एग्रेसिव रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छी प्लानिंग की उम्मीद की जा रही है। सो मैम का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी उम्मीद है। मैम, बाय प्रोफेशन आप एक सीए हैं, तो एज ए सीए आप क्या बताना चाहेंगी, इसमें टैक्स पेयर के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकता है? ड्यूरिंग कोविड पीरियड सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो एक मिडिल क्लास ने किया है। जहाँ तक बात करें अपर क्लास की, तो अपर क्लास के बिजनेस सस्टेन कर लिए गए हैं। लोअर क्लास की बात करें तो लोअर क्लास को गवर्नमेंट की सब्सिडरी एंड कई बेनिफिट्स मिल चुके हैं। लेकिन वहीं मिडिल क्लास में जहाँ लोगों की जॉब्स गई हैं और साथ ही उनकी जो सेविंग्स थी, जो पीएफ फंड्स थे, उन्हें यूज़ करना पड़ा है। और मिडिल क्लास पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो मिडिल क्लास की एक एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि बजट में एक अच्छा इनकम टैक्स का रिबेट आना चाहिए और टैक्स स्लैब्स भी बढ़ने चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ ये होना ही चाहिए, टैक्स में छूट मिलनी ही चाहिए। सो मैम का कहना है कि टैक्स में छूट मिलना चाहिए। देखिए, टैक्स हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हुई है टैक्स पे करने में। हर बार कोशिश करते हैं कि टैक्सेस बचाए जाएं, कुछ ना कुछ करा जाए जिससे हमें टैक्स में रिबेट मिल सकती है। तो चलिए आगे हम मिलते हैं स्वस्तिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विनीत राठी से। विनीत सर से पूछते हैं कि सर आपका क्या व्यू है इस आगामी बजट में? हेलो सर। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आगामी बजट में आपका क्या व्यू है टैक्स को लेकर के? आगामी बजट में हम ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए 80C का जो लिमिट है 1,50,000 उसको बढ़ा के मोस्ट प्रोबेबली 2,50,000 और 3 लाख पर लेकर के आ सकती है। दूसरी ओर गवर्नमेंट में एक्सपेंडिचर्स चूँकि कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, तो बहुत बड़ा हम ये टैक्स रेट कट का नहीं सोच सकते। इवन शायद हो सकता है कोई कोविड सेस गवर्नमेंट लगाए या फिर एग्जिस्टिंग जो सेस लग रहा है 4% उसको 5% गवर्नमेंट करे। दूसरा, कॉरपोरेट्स में तो टैक्स रेट स्लैब्स कुछ समय पूर्व कम हुए थे। पार्टनरशिप फर्म्स काफ़ी दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके टैक्स रेट स्लैब भी कम हो, तो शायद वो 30% से कुछ कम गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये संभावना मुझे लग रही है बजट के लिए। सर, जीएसटी को लेकर के आप कुछ बोलना चाहेंगे? जीएसटी में कोई मेजर चेंजेस तो हम नहीं एक्सपेक्ट करें। ऑटो सेक्टर्स में शायद 28% का टैक्स रेट है अभी स्लैब, तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि कम हो। तो गवर्नमेंट यदि ऑटो सेक्टर में जीएसटी कम करती है तो उस सेक्टर के लिए काफ़ी बूस्टिंग होगा। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए सर, आगे मिलते हैं हम कमोडिटी हेड से। आप सब लोग जानते हैं इंडिया गोल्ड इंपोर्ट में बहुत आगे है, और गोल्ड इंपोर्ट एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन मार्क होता है हर बार, बिकॉज वी आर इन द ग्रेटेस्ट कंजम्पशन ऑफ गोल्ड। और आप सब लोग जानते हैं भारतीय महिलाएं गोल्ड को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, हमेशा नया गोल्ड खरीदना चाहती हैं। तो हम मिलते हैं कमोडिटी हेड मिस्टर अभिषेक चौहान से, जो कि हमें बताएंगे कि क्या हो सकता है गोल्ड इंपोर्ट को लेकर के। हेलो सर। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस अपकमिंग बजट में आपका क्या व्यू है और गोल्ड को लेकर के क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको लग रहे हैं? अनिरुद्ध, देखिए बजट को लेके हमारे दो बड़े एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सीटीटी है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसमें थोड़ा अबोलिशमेंट हो या कमी हो। तो अगर वो अबोलिश होता है या कमी आती है तो एक अच्छा ट्रांजैक्शन बढ़ सकता है और बड़ा पार्टिसिपेशन हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा हमको लग रहा है कि गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी कम होना चाहिए। अभी 12.5% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी है। मुझे लगता है कि 2-2.5% अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो एक अच्छा इंपोर्ट फिगर्स हम गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस साल नहीं हुआ है। थैंक यू सर। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे लास्ट एनालिस्ट से। लास्ट एनालिस्ट बड़े ही अच्छे मूड में हमें बताएंगे कि किस तरीके से आगामी बजट पे उनके क्या व्यू हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस कविता जैन, सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड लर्निंग हेड ऑफ स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट। हेलो मैम। हाय अनिरुद्ध जी। मैम, अपकमिंग बजट पे आपका क्या व्यू है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप ट्रैक कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि हेल्थ केयर में कुछ इंपॉर्टेंस आ सकती है इस बजट को लेकर के? ओके अनिरुद्ध जी,
बजट एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं वुमेंस एक्सपेक्टेशंस की बात करना चाहूँगी। बीइंग वुमेन मुझे लगता है एंड आफ्टर पिछला कुछ समय अगर आप देखें तो काफ़ी जॉब्स आपने खोई हैं, काफ़ी सारे मेंस विमेन सभी ने अप्रैल 2020 ड्यू टू दिस पेंडेमिक तो काफ़ी सारा जॉब लॉस हुआ है, जहाँ मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू द मेन विमेंस ने अपने जॉब्स ज़्यादा खोए हैं। एज़ पर टू द ऑक्सफैम रिपोर्ट टू अप्रैल 2020 में आपने देखा 17 मिलियन से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है इंडिया में। सो विमेंस को मैं चाहूँगी श्रीमती सीतारमण जी कुछ अनाउंसमेंट्स दे जहाँ पर इंसेंटिवाइज हो, वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़े। इवन दोज कॉरपोरेट्स जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं उन्हें भी कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हम सभी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में अपना योगदान देते हैं, तो वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ऑल्दो दोज वुमेंस जो कि वर्किंग वुमेंस है वो कहीं काफ़ी हद तक सिक्योर होती हैं और सेंस ऑफ ओनरशिप उनमें होती है, बट द मिडिल क्लास वुमेंस जो वर्किंग नहीं है उनके लिए भी सेंस ऑफ ओनरशिप और सिक्योरिटी होना चाहिए। सो फॉर दैट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितनी इमूवेबल असेट्स हैं उस पर कुछ स्टैम्प ड्यूटी रिड्यूस की जाए सो दैट वुमेंस को भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और सेंस ऑफ ओनरशिप मिले। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हम दोहरी भूमिका निभाती हैं वुमेंस, तो टैक्स डिडक्शन की उम्मीद या स्लैब हमारे लिए एक बढ़े, ये मैं एक उम्मीद करना चाहती हूँ श्रीमती सीतारमण जी से। अपार्ट अनिरुद्ध जी, आप चाह रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स की उम्मीद है? जी हाँ मैम, आप हेल्थ केयर पे आपका क्या व्यू है आगे चल के? ओके, सो अनिरुद्ध, हेल्थ केयर सेक्टर 4 मेजर डिवीजन में हम लोग लुक आफ्टर करते हैं। एक तो आपका पार्ट हुआ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो कुछ उम्मीदें रख रही हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और एक अलाइड पार्ट होता है जो कि आप कहते हैं इंश्योरेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस भी हमने देखी। तो आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक इसके बाद ये एक ऐसा सेक्टर होगा जहाँ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस हम आते हुए देखेंगे, और जो कि होना भी चाहिए। एंड इंडिया में अभी आप नोटिस करेंगे ड्यू टू कोविड-19, जो कि हर किसी ने नोटिस किया कि वी डू हैव इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। आप देखें जो रिपोर्ट्स हम लोगों ने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग करीबन 436 पेशेंट या 500 पेशेंट पे हमें एक डॉक्टर की सुविधा मिल रही है। वहीं आप 1 लाख पेशेंट्स आपके पास अवेलेबल है और हमारे पास बेड की सुविधा है अकॉर्डिंगली अवेलेबल नहीं है, प्रोबेबली 100-130। सो इनएडिकेसी है इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी इंडिया में, तो यहाँ एक बहुत बड़ा स्कोप है जहाँ गवर्नमेंट कुछ बड़े कदम उठाए। एक्सपेक्टेशन इज़ दैट कि गवर्नमेंट इस एरिया पर बहुत अच्छा फोकस करेंगी भी, और एक बिग अनाउंसमेंट और इंसेंटिव्स ऑफर किए जा सकते हैं ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स पर भी, जहाँ उम्मीद की जा रही है कि आप जो PLI स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, तो PLI स्कीम्स फॉर दी बल्क ड्रग प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी अनाउंस्ड है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट APIs को प्रमोट करने के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। R&D पर एक स्पेशल फोकस हो सकता है, जो कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है उनके लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स ऑफर कर सकती है कंपनी, आई मीन सीतारमण जी ड्यूरिंग द बजट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये मुझे लगता है कि दिस इज़ द सेक्टर जहां सबसे ज़्यादा फोकस होना भी चाहिए गवर्नमेंट का, और डेफिनेटली होगा भी। कुछ स्पेशल फंड हम सुन रहे हैं कि आ सकता है, PM सुरक्षा निधि स्पेशल फंड अनाउंस हो सकता है इस बजट में, जो कि आम जनता के लिए होगा, और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनके भी दायरे बढ़ते हुए दिखेंगे हमें हेल्थ केयर को लेकर। सो एक सबसे अच्छा बेनिफिट और सबसे अच्छा निरोगी काया, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप ये एक सबसे अच्छा बड़ा गिफ्ट होगा गवर्नमेंट का टू ऑल दी इंडियन सिटीजन, कि हेल्थ केयर फंड में वो अपना जितना योगदान हो सकता है और जितना इंसेंटिवाइज इसे कर सकते हैं उसे प्रमोट करें। थैंक यू अनिरुद्ध। थैंक यू वेरी मच मैम। सो ये थे हमारे स्वस्तिका के सारे पैनलिस्ट, जिनका मानना है कि बजट को लेकर के अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं, एक नई उम्मीदें हैं, और ख़ास करके सब चाह रहे हैं कि बजट से कुछ नई चीज़ें मिलें। सो मैं अनिरुद्ध शर्मा, रिसर्च एनालिस्ट ऑफ स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट की तरफ से आप लोगों की तरफ को सब लोगों को हमने बताया है कि बजट में हमारे सारे पैनलिस्ट की क्या उम्मीद है। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.